बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं नईम सिद्दीकी। नाज़रीन, पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है और हमारी मईशत का ज़्यादातर दारोमदार हमारी ज़राअत के ऊपर है। हमारी एक्सपोर्ट का 62% हिस्सा ज़राअत की बुनियाद पर है और उन क्रॉप से हम जो ख़ास तौर पे जिसको हम कॉटन कहते हैं उसकी जो प्रोडक्ट्स बनती हैं उसको जो एक्सपोर्ट करते हैं वो हमारे मुल्क की जो एक्सपोर्ट में उसका मेजर हिस्सा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी हुकूमत इतने सालों में पिछले 30 साल को अगर आप देखें तो किसी हुकूमत ने ज़राअत के मामले पे उतनी तवज्जो नहीं दी है। इसको बिल्कुल एज़ इट इज़ जैसे चलने की बेस पे ये ज़राअत चलती आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान के पास बेहतरीन फर्टाइल लैंड है, बेहतरीन एटमॉस्फेयर है, बेहतरीन मौसम है, पानी की कमी नहीं है। लेकिन हम अपनी पर कैपिटा जो यील्ड है उसको बढ़ा नहीं सके, हम अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा नहीं सके। और इस वक्त जबकि कोविड-19 का सामना है, पूरी दुनिया की मईशत जो है वो इंतहाई मुतज़लज़ल है और बहुत डिप्रेशन में जा रही है, तो पाकिस्तान के पास एक बड़ा अच्छा मौका है कि वो अपनी इंडिजिनस सलाहियतों को आजमाते हुए इंडिजिनस प्रोडक्ट के ऊपर काम करे और वो ऐसे जो हमारी फसलें हैं, जो हमारी ऐसी एग्रीकल्चर है उसके ऊपर हम तवज्जो दें। लेकिन आप देखें कि इस वक्त एक ट्रेडिशनल जो है वो एक ऐसी आफत आ गई है जिसने हमारी हज़ारों लाखों एकड़ रकबे पे खड़ी फसलें तबाह कर दी हैं। किसान चीख रहे हैं और ये कोई आज से नहीं है, ये पिछले कई सालों से वाक़या हो रहे हैं, लेकिन हुकूमत ने उसके ऊपर कभी भी मौसर काम नहीं किया, कभी भी उस पर मौसर तवज्जो नहीं दी। हमारे पास रिसर्च के इदारे हैं, NARC है, PARC है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे पास फेलोशिप्स हैं, लोग हैं, लेकिन हमने ना रिसर्च के वो इदारे बनाए, ना हमने इसके ऊपर काम किया कि इसको हम कैसे रोकें। और अब जबकि वो इतना ज़्यादा उससे नुकसान हो रहा है तो अब स्प्रे करने की बातें हो रही हैं, लेकिन असल बात यह है कि हम इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं, बुनियादी तौर पे इससे कैसे निजात हासिल कर सकते हैं, आने वाले वक्त में अपनी मईशत को जो ज़रूरी मईशत है उसको कैसे बचा सकते हैं, ये वो तमाम चीज़ें जिसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे गुलाम मुस्तफ़ा सोलंकी साहब होंगे जो दादू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं। उसके अलावा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्रॉप लाइफ पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद अफजल साहब होंगे। उसके अलावा मईशत पे बात करने के लिए डॉक्टर इख्तियार बेग साहब होंगे और पाकिस्तान पीपल पार्टी से MNA शाहिदा रहमानी साहब होंगी, उनसे हम बात करते हैं। सदर दादू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जनाब गुलाम मुस्तफ़ा सोलंकी साहब टेलीफोन लाइन पे, उनसे बात करते हैं। कि सोलंकी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आप बताइएगा कि इस वक्त ट्रेडिशनल का एक बड़ा शदीद ख़तरा पैदा हो गया है और हमारी हज़ारों एकड़ पे खड़ी फसलें उससे तबाह हो रही हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इस सिलसिले में किस किस्म के इक़दाम लेने चाहिए, इससे किस किस्म का नुकसान हो रहा है? सर, पहली बात तो ये कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने जो है एक ऐसे इशू पे प्रोग्राम किया है जो एक बहुत ही ज़रूरी और यहाँ पे हमारे जितने भी हमारे इलाके में जो भी फसलें वगैरह हो रही हैं उनको नुकसान हो रहे हैं, तो उनके बारे में प्रोग्राम करना आपका जो है वो बेहतरीन एक इक़दाम है। अब बात यह है कि काफ़ी चीज़ें जो हैं वो तो हमारी अपनी गलतियां कोताहियां जो होती हैं उनकी वजह से होती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो अल्लाह की तरफ से एक आ जाती हैं किसी की सूरत में, तो फिर उनको करना पड़ता है। तो अब बात यह है कि इस वक्त मैं अगर सिंध की बात करूं और अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूं स्पेशली, तो यहाँ पे जो स्प्रेज वगैरह होने चाहिए, जो इक़दाम उठाने चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो कुछ भी नहीं हो रहा। और हम एग्रो बेस्ड हैं, हमारे पास कोई इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं है जी, तो उस हिसाब से हमें जो है वो इसके लिए काफी इक़दाम करने होंगे, स्प्रे वगैरह करना होगा। लोगों जो हमारे जो जमींदार हैं या जो हारी हैं उनको इस चीज की अवेयरनेस पैदा करनी होगी कि इस चीज में से कैसे हम बच सकें। सर पहले तो हमें आप ये बताएं कि हमारा ये ट्रेडिशनल जो है क्या चीज़ है और ये कब से इन हमारी फसलों पे हमला कर रहे हैं, कितने सालों से हमें ये प्रॉब्लम है और अब ये प्रॉब्लम इतना बढ़ता जा रहा है, तो हुकूमत इसकी तरफ हुकूमत की पहले तवज्जो क्यों नहीं थी या किसानों ने हुकूमत को इस तरह वार्न क्यों नहीं किया कि हमारी फसलें तबाह हो रही हैं? देखिए, काफी इदारे तो हमारे बने हुए हैं लेकिन वो कोई काम नहीं कर रहे और लोगों के पास अवेयरनेस भी नहीं है ताकि वो उन इदारों से जाके काम ले सकें। जी बिल्कुल। अब ये जो चीज है ये ऐसे समझे कि काफी अरसे के बाद सिंध पे जो है इसने हमला किया है। हाँ, हुआ होगा टर्की साइड पे एक दो मरतबा हमने जो है काफी साल पहले सुना था, लेकिन इस वक्त जो है ये
थर के अलावा अब अंदर जो है सिंध के सेंटर के शहरों में भी ये दाखिल हो चुकी है जी। और ये इसीलिए बढ़ती जा रही है कि इसके खिलाफ कोई ठोस इकदाम नहीं किए जा रहे। अब लोग अपने तौर पे यहाँ पर आग जला लेते हैं, धुआं कर लेते हैं या कुछ चीजों को बजा के और इसको भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये इसका मुस्तकिल हल नहीं है। मुस्तकिल हल यही है कि इसका जो है स्प्रे करना होगा जी। और जो भी हमारी देहाती इलाके हैं जहाँ पे फसल बहुत ज्यादा होती है जी, तो गवर्नमेंट ही इस चीज को फेस कर सकती है। अकेला ये जो एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल है, ये जो आपके ये जो मिनिस्टर है पंजाब के नोमान लंगड़ियाल साहब हैं, या और इस किस्म के जो अदारे हैं, पाकिस्तान तो एक ज़रूरी मुल्क है जैसे आपने भी कहा, और हमारी मीशत का बहुत दारोमदार ज़राअत पे है, तो ये तो इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है ना पूरे, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि जो ना हारियों के लिए ना किसानों के लिए बल्कि आवाम के लिए भी बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। अगर उनको गंदम नहीं मिलेगी, उनको फसलें नहीं मिलेंगी, तो कैसे हम सर्वाइव करेंगे? देखिए, आई एम सॉरी टू से, ये हमारे जो सियासतदान हैं ये बस इसी इंतजार में रहते हैं कि कोई मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाए और उसके बाद हम बैठ के जो है फिर बाहर से इमदाद लें और फिर लोगों में बांटना शुरू करें। और शुरू में ये कुछ भी नहीं करते, ये सिर्फ इसी तरह अभी इंतजार ही हो रहा है कि जब फसलें तबाह हो जाएं और फिर हम किसी एड के चक्कर में पड़ जाएं। तो मैं इनको जो है अपने चैम्बर के थ्रू अपने जो है ये एडवाइस भी करूंगा जी, और मैं यही चाहूंगा कि जो भी तरीका पूरी दुनिया में राइज है इस चीज को फेस करने का जी, आप उन इक़दाम को यहाँ पर जो है बरोकार लाएं जी, और इस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करें। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो कंट्रोल में नहीं आ सकती, लेकिन हमने इसके खिलाफ किया क्या है? कुछ भी नहीं किया। सिर्फ यहाँ पे एक स्प्रे हुआ था, वो भी हमने सोशल मीडिया में देखा कि एक जहाज स्प्रे कर रहा था, वो भी गिर के तबाह हो गया। बिल्कुल जी हाँ। अब यानी इनके पास कोई और चीज नहीं है ताकि जो इस चीजों को जो है वो ये कंट्रोल कर सकें। अच्छा साहब, ये कहा जा रहा है कि ये जो इनका लार्वा होता है या इनके जो बच्चे होते हैं या बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे जमीन के अंदर ये जो कीड़े होते हैं, इनको उस वक्त मारा जाए तो कामयाबी है, लेकिन जब ये इनके पर लग जाते हैं, जब ये फसलें तबाह करना शुरू कर देते हैं, तो फिर इन पे इतने असरात जो है ना इतने जो मौसर नहीं होते। जी जी, तो आप ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ये जो जितनी इंफॉर्मेशन मैंने जो ज़राअत खाते वाले हैं यहाँ से उनसे ली है, वो भी उनका भी यही कहना है कि जो जहाँ पे इनके बच्चे वगैरह होते हैं, जैसे खटमल होता है, तो वहाँ उनके बच्चे जब उनको नहीं जलाया जाएगा तो वो बढ़ते जाएंगे। ये भी इसी तरह की एक चीज है। तो हम अपनी तरफ से जो है वो तो कोशिशें कर रहे हैं, हम लोगों में अवेयरनेस यहाँ पैदा कर रहे हैं कि आप इस तरह जो है वो धुआं करें या कोई चीज बजा के इनको भगाने की कोशिश करें, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। जब तक गवर्नमेंट इसको सीरियस नहीं लेती तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो मैं अपनी तरफ से भी यही कहूंगा कि बेसिकली जहाँ से ये पैदा हो रही है, जहाँ इनके बच्चे या अंडे जो भी हैं वो हैं, उनको वहाँ पे ही खत्म करके और इस चीज से बचा जा सकता है। सर, हम आपकी आवाज़ जो है इससे अपने चैनल के थ्रू कामे बाला तक इसीलिए पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, और स्पेशली हम इस मकसद के लिए प्रोग्राम भी कर रहे हैं क्योंकि ये एक हमारा कौमी नुकसान है, ये पूरे मुल्क का नुकसान है, और ये हमारी मईशत के लिए ये टिड्डी दल जो है ये इंतहाई ख़तरनाक हैं। तो इंशाअल्लाह हम आपका ये पैगाम जो है ना कामे बाला तक भी पहुँचाएँगे। हमारे साथ बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सोलंकी साहब। नाज़रीन, आपने सोलंकी साहब की बात सुनी कि हुकूमत जो है वो कोई इतना इंटरेस्ट नहीं ले रही इस वबा को ख़त्म करने के लिए, और ये वबा के ऊपर जब तक मौसर इक़दाम ना किए गए तो शायद बहुत देर हो जाए और हम अपनी मईशत को ज़रूरी जो हमारा इन्हिसार है वो कहीं हमारा कम ना हो जाए। नाज़रीन, टिड्डी दल का जो इस वक्त ख़तरनाक हमला पाकिस्तान की फसलों पे हो रहा है, और ख़ास तौर पर कहा जा रहा है कि शायद ईरान से या दूसरे ममालिक से ये पाकिस्तान आ रहे हैं, तो कई सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि टिड्डी दल जो है वो फसलों के ख़तरनाक होते हैं। तो ऐसी क्या वजूहत है कि हुकूमत पाकिस्तान ने कभी भी इस पर इतना नोटिस नहीं लिया, और आज जबकि ये ख़तरनाक हद तक ये मामला आगे चला गया और हमारी ज़रूरी मईशत को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान का अंदेशा है, तो इस सिलसिले में हुकूमती हल्कों के क्या इक़दाम हैं और इस सिलसिले में हुकूमत को क्या करना चाहिए? जी, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे डॉक्टर मोहम्मद अफजाल साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्रॉप लाइफ हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, ये टिड्डी दल के बारे में आपसे पूछना था कि इस वक्त पाकिस्तान में बहुत अंदेशा इस बात का कि हमारी क्रॉप्स जो है इससे बहुत तबाह हो जाएंगी और बहुत नुकसान हो रहा है। मैंने अभी दादू चैम्बर के प्रेसिडेंट से बात की है और लोगों से भी बात हो रही है, तो वो हुकूमत बर वक्त इक़दाम क्यों नहीं करती इस किस्म की आफात से निपटने के लिए?
देखिए, इसमें मेरा ख्याल ये है कि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन पैदा हो गई है जी और ये आपकी बात बिल्कुल बजा है कि अगर बर वक्त इंतजाम कर लिए जाते पिछले साल जी, ये तो 3-4 साल से ये चल रहा है सिलसिला। हाँ जी, एक्चुअली पिछले साल फरवरी मार्च में इसकी इन्वेजन बलूचिस्तान से हुई थी। जी बिल्कुल। तो उस वक्त से और उस वक्त भी हमने ये दरख्वास्त की थी कि इसको यहीं पे लिमिट किया जाए ताकि एग्रीकल्चर एरिया में ना आए। जी बिल्कुल। एनीवे, मेरा ख्याल है कि वो जो बात बिगड़ी है हम उस पर ना जाए, बिकॉज अब इमरजेंसी सिचुएशन है। जी इसलिए बजाय इसके कि हम ब्लेम करें लोगों को, जी हम पॉजिटिवली आगे बढ़ने की तरफ जी चलें। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। आज हम स्पेशल प्रोग्राम भी सिर्फ इसलिए कर रहे हैं सर कि हम समझते हैं कि सियासी प्रोग्रामों के निस्बत हमें मईशत के जो प्रोग्राम है वो करने चाहिए और एक्चुअली जो इश्यूज इस वक्त हैं उनको हाईलाइट करने चाहिए, इसलिए हमने स्पेशल आज ये प्रोग्राम रखा है इसके ऊपर। थैंक यू। अच्छा, मेरी अर्ज ये है जी सर। कि ये देखिए, ये डेजर्ट लोकस्ट है जी और डेजर्ट लोकस्ट मीन्स के ये जैसे नाम बता रहा है कि ये डेजर्ट है, जी लेकिन हो ये रहा है कि अब डेजर्ट को क्रॉस करके ये हमारी फसलों को, हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा इरिगेशन एरिया में आ गई है। इरिगेशन एरिया में आ गई है, क्रॉप में आ गई है। जी हमारी इकोनॉमी जो उसका बड़ा गर्क कर रही है, बिकॉज कपास पे असरअंदाज हो रही है, जी कॉर्न के ऊपर हो रही है, वेजिटेबल्स पे हो रही है। सर हमारी 62% एक्सपोर्ट जो है 62% वो कॉटन बेस्ड है। और अगर क्रॉप कॉटन को इतना नुकसान पहुंचाएगा तो हम आगे एक्सपोर्ट क्या करेंगे? जी। अच्छा, ये तो ये हो गए मसाइल। अब मसला ये है कि इसका हल क्या है। जी प्लीज। आई हैव 2 पॉइंट्स टू मेक। जी देखिए, एक मेरा ये है कि, और हमेशा मैं ये कहता हूँ कि डेजर्ट लोकस को इसका खात्मा करने के लिए सर्वे बड़े जरूरी जी। है। सर्वे जो आजकल हो रहे हैं, NDMA भी सर्वे कर रही है, जी। डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन है, एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है, जी। ऑल द प्रोविंसेस दे आर वर्किंग टुगेदर। जी बड़ी अच्छी बात है। जी उसके बाद नंबर 2 है उसको कंट्रोल करना। जी। और कंट्रोल करने का मकसद ये है कि इफेक्टिव कंट्रोल। जी बिल्कुल। सिर्फ स्प्रे कर देना काफी नहीं है, जी इनके लार्वा इनके बच्चों तक जाना है। इसने इसको मारना है। जी दैट मीन्स कि जब आप स्प्रे कर देते हैं तो दैट इज नॉट इनफ। जी उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि उसकी मॉनिटरिंग करना, जहां आपने स्प्रे कर दिया जी कि क्या ये स्प्रे इफेक्टिव हुआ है या नहीं हुआ। जी बिल्कुल। ठीक है। दैट मीन्स कि उन एरिया को दोबारा जाके आपने जी रिविजिट करना है कि क्या उस वहां पे उन्होंने अंडे दिए हैं, जी। कि बच्चे निकलेंगे, जी महीने बाद जाके उसको रिविजिट करना। जी और फिर उसके बाद उन्हीं फॉर्म्स के ऊपर आपने अपने नए ऑपरेशन शुरू करने हैं, अगर आपने इनको इन्वेट करना है, खत्म जी। करना है। जी अच्छा, अब ये काम किसका है? जी प्राइमरीली डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन का है, जी बिल्कुल। लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। वो कहते हैं कि हमारे पास तो कुछ नहीं है। जी अब सवाल ये है कि ये रिसर्च का काम है। ये NARC PARC जो है या फैसलाबाद एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं, ये क्या कर रहे हैं? मैं यही अर्ज करना चाह रहा था कि ये इनको दिसंबर में लास्ट ईयर जी मैंने नेशनल फूड सिक्योरिटी को ये मशवरा दिया था। एक मीटिंग हुई थी कराची में DPP में। जी जी मैंने उनको मशवरा दिया था कि ये काम है, आप यूनिवर्सिटीज को इन्वॉल्व करें, जी कि जहां जहां लोकस ने इन्वेट किया उस वक्त सिंध में बहुत ज्यादा था, तो मैंने कहा वहां पे यूनिवर्सिटीज अपनी रिसर्च करें जी कि जहां इन्वेट किया वहां पे जाके देखें, उनकी पॉपुलेशन देखें, जी उनकी एग्लिंग बिहेवियर देखें। जी और ये 6-7 महीने का काम है जी और वहाँ पे MSc स्टूडेंट, PhD स्टूडेंट काम करेंगे। जी। और आज अगर उस वक्त किया होता तो आज हम इस परेशानी में ना ना होते। होते। आज हमें पता होता है कि यहाँ पे ये सूरत हाल है। जी लेकिन मेरा मशवरा ये है, आज भी हम ये काम कर लें, जी आज भी ये काम कर लें तो ये मसले हल हो जाएंगे। इसको लेकिन देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आज भी इसकी मॉनिटरिंग करें। जहाँ जहाँ इन्वेजन हो रही जी। है आपने स्प्रे कर लिया, दैट इज नॉट इनफ। जी बिल्कुल। दैट इज नॉट इनफ। जी। एक बात। दूसरी बात मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि ये ढोल पीटने वाली बातें, लोग बर्तन बजा रहे हैं जी कि बिल्कुल। जी अपनी फसलों से भगा दे, जी वो एक फसल से निकलेंगी दूसरी फसल में चली जाएंगी। दूसरी फसल में चली गई। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हमने कुछ करना ही है जी तो गवर्नमेंट को चाहिए कुछ फंडिंग करे
जी, वो कहते हैं 1 करोड़ रुपए की फंडिंग की है हमने। नहीं, करोड़ रुपया क्या, इतने बड़े नेशनल वाइड डिजास्टर के लिए अब तो 1 बिलियन रुपीस की फंडिंग हुई है जी इसमें। फंड्स का इशू नहीं है, इट्स अ सेंसिबल यूज ऑफ दोज फंड्स। मैं ये कह रहा हूँ कि बजाय इसके फार्मर का जी आप अपने ड्रम बजाएं, अपने बर्तन बजाएं, जी आप उनको कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दे दें, जी कोई माइक सिस्टम दे दें, कोई डिवाइस दे दें, उसमें रिकॉर्डेड बीटिंग की हो, ताकि लोग उनको कहें भाई साहब ये आपके पास है, बिल्कुल अपने फोन के साथ लगाएं जी और इसको आवाज ऊंची करके जी और जाके अपनी फसलों में चले, ताकि वो कुछ सेंसिबल तरीका हो। यानी कि और ये जो बात आप कर रहे हैं ये काउंटर ट्रीटमेंट है टिड्डी दल के खिलाफ। आप जो फसलें तैयार हो चुकी हैं उनको बचाने की बात हो रही है, ये उनकी बात हो रही है। तो जी। बेसिकली मेरा मशवरा ये 2 बात है। एक, एडल्ट्स को जो भगा रहे हैं जी उनके लिए मशवरा ये है कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो, कोई डिवाइस करें, किसी से मशवरा कर लें, जी, जी। इट्स नॉट ए कॉम्प्लिकेटेड, ठीक। दिस कैन हैपन। और दूसरा, जहाँ पे इन्वेट कर रहा है जी उसको स्प्रे करने के बाद सो ना जाए, जी उसकी मॉनिटरिंग करें, उसको रिविजिट करें और उसके बाद उन एरिया के ऊपर अपनी डिवाइस करें स्ट्रेटेजी। लेकिन डॉक्टर साहब ये तो इम्यूनिटी भी तो हो जाती है ना, अगर आप इनको जब ये बड़े हो जाते हैं, जब मिच्योर हो जाते हैं, इनके ऊपर जब स्प्रे करते हैं, जो बच जाते हैं वो इम्यून भी तो हो जाते हैं, अगली नस्लें उनकी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। नहीं, इम्यूनिटी इसलिए नहीं होती है कि इसकी रिपीटेड एप्लीकेशन नहीं होती। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि हमें ये है कि आता है, उसके बाद आगे चले जाते हैं, हमने दूसरे एरिया में चले जाते हैं। इम्यूनिटी, ये बात सही है और ये क्रॉप प्रोटेक्शन में बहुत बड़ा इशू है जी। और लेकिन जैसे कपास की फसल है उसमें बेतहाशा रिपीटेड स्प्रे होते हैं, लेकिन वो डिफरेंट इशू है जी। इस इशू में हमें रेजिस्टेंस का इशू नहीं है। हमें यह है कि वाइसली इसको हम मॉनिटर करें और उसके बाद यूनिवर्सिटीज को इन्वॉल्व करें। जी बिल्कुल, रिसर्च जो है यूनिवर्सिटी बेस होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के लोग जो हैं जी मुल्तान में यूनिवर्सिटी है, फैसलाबाद में यूनिवर्सिटी है, जी हैदराबाद में है, टंडोजाम में है, जी इस तरह से पेशावर में है। जी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पीएचडी स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में है। यूनिवर्सिटी वहाँ पे है। तो आस्क देम टू डू दैट, जी ताकि लोग उनको फंडिंग करें कि जाके आप रिसर्च करें। जी अब डिपार्टमेंट हर काम नहीं कर सकता, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, ठीक है। उनके पास ऑनेस्टली एडमिटेडली उनके पास रिसोर्सेज की कमी है। लेकिन सर आप किसानों को तो एम्पावर कर सकते हैं ना, वहाँ के लोगों को एम्पावर कर सकते हैं, उनको दवाइयाँ दे सकते हैं, उनको स्प्रे करने का तरीका बता सकते हैं। वो बेचारे इस तरह खड़ी फसलें अगर उनकी बर्बाद होगी तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एग्जैक्टली, वो एक्सटेंशन डिपार्टमेंट ये कर भी रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वो कर भी रहे हैं जहाँ तक मुमकिन हो सके। जी पर असल में पेस्टिसाइड का यूसेज का मेरा नहीं ख्याल है कि इतना बड़ा इशू है। जी द इशू इज कि जो ये इतना बड़ा तूफान खड़ा हो गया है, जी बिल्कुल, वो ये तो ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स खड़ा हुआ ना सर, पिछले कई सालों से ये चलता आ रहा है। पहले थोड़ा था, फिर बढ़ता गया और जैसे अभी मैंने आपसे कहा है कि अगर फ्यूचर में इसको ना रोका गया तो ये तो बहुत ज्यादा तादाद में हो जाएगा। बिल्कुल ये बहुत बड़ा, तो इसलिए हमें इसको जरा जी। इसकी मॉनिटरिंग होना बड़ा जरूरी है। रिसर्च एक्टिविटीज को बहुत ज्यादा होना चाहिए। जी आज हमारे पास ये 1.5 साल हो गया है जब बलूचिस्तान से आया था, आज तक ये सिर्फ सर्वेज हो रहे हैं। जहाँ पे इन्वेड किया वहाँ पे मॉनिटरिंग नहीं हो रही, वहाँ पे रिसर्च नहीं हो रही। जी और हमारे यूनिवर्सिटी से, किसी यूनिवर्सिटी से पूछ लें ठीक है कि उन्होंने कोई रिसर्च किया है कि जहाँ इन्वेड हुआ है वहाँ पे कितने बच्चे हैं, कितने लावे हैं, उसमें क्या हुआ। या आज जो हो रहे हैं, जो साहिवाल में है, जो खानेवाल में है, जो कबीर वाला में है, जो टंडा जाम में है, इन एरिया का जाके पूछे कि वहाँ पे जहाँ इन्वेड करके चला गया, आपने स्प्रे कर दिया, उसके बाद जाके उससे पूछा कि इसके अंदर बच्चे और वो कितने हैं। डॉक्टर साहब यही हमारी बदकिस्मती है कि हमारे माशाल्लाह इतने पीएचडी डॉक्टर्स हैं। मैंने एनएआरसी पीएआरसी के डॉक्टरों से भी बात की है, मैंने यूनिवर्सिटियों में भी बात की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग इस मामले में सीरियस ही नहीं है। क्या हम लोगों के क्या हम लोग अपने मुहिब वतन नहीं है, या हम अपनी ड्यू डिलीजेंस जो है उसको पूरा नहीं कर रहे? ये क्या ऐसा मसला है कि हम बहैसियत कौम इतने इग्नोरेंट क्यों है इन मामलात में? सर ये मैं आपको सलाम करता हूँ कि आपने इतने इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर ये आपने एक प्रोग्राम किया जी, और ये बात टेबल की आपने।
ये बहुत जबरदस्त बात है जी। और ये हमारी इंडस्ट्री का तो हाल ऐसा ही, इट इज नॉट एन एक्सपोर्टेबल इंडस्ट्री। जी बिल्कुल। एग्रीकल्चर ही है जो इस मुल्क को थोड़ा बहुत बचा रही है और उसकी भी तबाही इस लोकस्ट की वजह से होने जा रही है। जी ठीक है। जी जी। हमें ये चाहना है कि इसको स्टेक होल्डर्स को मिलके पॉजिटिवली लॉन्ग टर्म थिंकिंग करनी चाहिए। जी। ये इमरजेंसी नाफिज कर देना इज नॉट इनफ। इमरजेंसी होने के बाद उसके ऊपर बातें करना ये तो कोई हल नहीं है। ये हल नहीं है। तो इमरजेंसी के बजाय उसकी सस्टेनेबिलिटी के ऊपर हो कि ताकि अगले साल ये मसला ना हो। जी। तो ये डॉक्टर साहब आप ये बताइएगा कि ये अभी जो कहा यह जा रहा है कि जब ये इनका जो इनिशियल पीरियड होता है जहाँ पे इनका फर्टाइल टाइम शुरू होता है, ज़मीन के अंदर जो कीड़े होते हैं उस वक्त इनको मारा जाए, आप क्या समझते हैं कि चले बड़ी अच्छी बात की आपने, जो हो गया सो गया, अगले साल जब फरवरी मार्च में इनके अंडे बच्चे तैयार होना शुरू होंगे उस वक्त कितना एक्सटेंसिव मेजर हुकूमत को लेना चाहिए और कितना जॉइंट कॉपरेशन NDMA और ये सारे डिपार्टमेंट मिलकर करें कि हम अपनी इन फसलों को बचा सकें, अपनी एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बचा सकें? देखिए दुनिया में सब काम रिसर्च से होते हैं जी, ताकि हकीकत आपको तभी पता चलती है कि हकीकत क्या है। हम हकीकत की तरफ अभी आंखें बंद किए हुए हैं। जी, हकीकत की तरफ जाना होगा जब तक के जहाँ जहाँ इन्वेजन हुई है वहाँ मॉनिटरिंग करें। जी, हम सिर्फ ये कर रहे हैं यहाँ से उड़ा के आगे चला गया जी, और सुबह उस पर अर्ली मॉर्निंग या रात को उसको स्प्रे कर दिया। जी, ये कोई फायदा नहीं है। हाँ, क्योंकि ये जो आता है फसलों के ऊपर वो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी पूरी करने के लिए आता है। अच्छा, बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या होती है? जी, उसने खाना, जी, उसके बाद उसने फीमेल के साथ मेटिंग करनी, जी, उसके बाद उसने अंडे देने, जी, उसके बाद उसने उड़ जाना। बिल्कुल। और हम समझते हैं कि उसके एडल्ट्स को मार दिया, मामला खत्म हो गया, वी हैव कंट्रोल, वी आर हैप्पी, वी आर सेटिस्फाइड। जी, दैट इज नॉट एंड ऑफ द स्टोरी। जी, तो बस ये आपका जो सवाल था इसका जवाब यही है जी कि सर इस चीज में यूनिवर्सिटीज को इन्वॉल्व करना करें और चाहिए, कॉम्पिटेंट लोगों को इन्वॉल्व करें। बिल्कुल। मैं वर्ड कॉम्पिटेंट कह रहा हूँ, जो रियल रिसर्चर है, जी, जी, जिनका शौक हो कि भी इस मसले का हल मैंने बताना है, जी, ये वो लोग काम करें। सही। आप मुझे ये बताइएगा कि ये जो क्रॉप प्रोटेक्शन जो है इसके ऊपर कोई R&D होती है, इसमें कोई PhD फेलोज होती हैं, ये इसमें कोई रिसर्च फेलोज होते हैं? ये देखिए, ये यूनिवर्सिटीज को पूछिएगा, जी, डेफिनेटली होते हैं। जी, और यूनिवर्सिटीज PhDs भी होती हैं, MSCs भी होते हैं, जरूर होते हैं, बिल्कुल, और पेस्टिसाइड के भी होती है। जी, लेकिन ये जो लोकस्ट का जो इशू है, जो हमारा की फोकस पॉइंट है, जी, इसके ऊपर अनफॉर्चुनेटली काम नहीं हो रहा, फोकस नहीं हुआ। उसमें मेरे इल्म में तो नहीं है, हो सकता है कोई कर रहे हो। बिल्कुल। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने का, बड़ी कंप्रिहेंसिव बात। इंशाल्लाह आपको दोबारा मैं तकलीफ दूंगा, हम एक और डिटेल इस पे ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त मसला ये है कि हुकूमत किसी बात में संजीदा नहीं है। संजीदा ये एग्रीकल्चर को हम बहुत इजी ले रहे हैं, हम दुनिया में वैसे ही यील्ड के हिसाब से बहुत पीछे हैं और जितना हमारे पास एरिया है जिसके ऊपर हम कल्टीवेशन कर सकते हैं वो इतना ज़्यादा है कि इससे हम 22 करोड़ को अपने अवाम के अलावा 22 करोड़ बाहर के लोगों को भी खाना मुहैया कर सकते हैं, क्रॉप्स मुहैया कर सकते हैं। बड़ी बदकिस्मती है कि अगर इस मुल्क में रिसर्च नहीं हो रही, इसमें यूनिवर्सिटियों को इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा, और अगर ये इसी तरह चलता रहा तो हम सियासत के पीछे तो सारी ज़िंदगी लगे रहेंगे, लेकिन मईशत अगर हमारी तबाह होगी तो सियासत भी नहीं बचेगी। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ डॉक्टर इख्तियार बेग साहब होंगे, उनसे बात करेंगे कि मुल्क की मुआशी सूरत हाल क्या है। प्लीज़ स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। कोरोना वायरस की वजह से जो पहले देखा जा रहा था, मार्च में जब पाकिस्तान में ये शुरू में ये आया तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि बड़ा लॉकडाउन किया जाएगा, इसको कंट्रोल किया जाएगा, लेकिन बहुत लॉकडाउन भी हुआ, सारी हुकूमतों ने मिलकर कोशिश भी की, लेकिन
उस तरह से कामयाब नहीं हुए। और अब जबकि ये बहुत फैल चुका है, 72,000 से ऊपर केस हो गए हैं, 1500 अमवात भी हो गई हैं पाकिस्तान में। और अभी बात ये हो रही है कि अब लॉकडाउन नहीं होगा, मईशत जो है वो इसको बहुत नुकसान मईशत को इससे बहुत नुकसान हो रहा है। इस सिलसिले में हमसे बात करें पाकिस्तान के माहिर माशियात भी हैं और FCCI के साबिक़ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर इख्तियार बेग साहब लाइन पे, उनसे बात करें। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, आपका आज आर्टिकल भी आया, मैं पढ़ रहा था, बड़ा कम्प्रिहेंसिव आपने उसमें लिखा और मईशत को बड़ा डिटेल से आपने उसका अहाता किया पूरी दुनिया की मईशत का। तो इसी तनाजुर में मैं आपसे पूछूंगा कि जो दुनिया की इतनी $multi-trillion की जो इकॉनमी है, आप क्या समझते हैं कोरोना के आगे उसको डिफीट हो गई है? कोरोना का कोई मैग्नीट्यूड कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता, कोई टाइम फ्रेम नहीं बतला सकता जी। और साथ ही साथ कोरोना का जो इम्पैक्ट है वो वक्त के साथ बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल। लिहाजा इसमें कोई एग्जैक्ट क्वांटम ऑफ डैमेज हम आप डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन हमारे अपने एस्टिमेट्स हैं। जिस रफ्तार से अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, जिस रफ्तार से बैंकरप्सीज हो रही है, जिस रफ्तार से टूरिज्म, होटल्स, ट्रैवलिंग, एयरलाइन जो है वो डिफॉल्ट की तरफ जा रही हैं, तो ये देखते हुए एक आम आदमी बहुत ही गंभीर सिचुएशन होगी। आप सवाल है कि इसमें हम एक वबा है उससे पूरी दुनिया में लड़ना है, पाकिस्तान में भी हमने लड़ना है। हमारे पास दो चीजें, एक तो दुआ है और हमने अपना दिमाग इस्तेमाल करके इस इम्पैक्ट को मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करने के लिए जो है वो ये है कि आप इंडस्ट्री जो आप लोग कहते हैं टीवी पे सर जल्दी से बढ़ा दें, ये एक्सपोर्ट और इंडस्ट्री नहीं होगी, क्योंकि एक बार जब साइकिल टूट जाता है प्रोडक्ट के आने का, बाहर से इंपोर्ट कार्गो रॉ मटेरियल आने का, फिर एक्सपोर्ट का यहाँ से जाने का, वो साइकिल टूट जाता है तो उसको बहुत टाइम लगता बनने के लिए। हाँ, आप अब कर क्या सकते हैं, वो वसाइल जो आपके अपने इंडिजिनियस हैं यानी मकामी है, यानी लोकल है, पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है, उनको आप बेस्ट तरीके से इस्तेमाल करें। उसमें कौन से वसाइल हैं? कफील है, बेहतरीन नहरी निजाम है, आपके पास फर्टाइल लैंड है, 4 मेहनती किसान है, खाद है, फर्टिलाइजर है, पानी है, बेहतरीन नहरी निजाम है, फिशरीज उसको भी आपकी ये दोनों अपने मुल्क में वो करें। और तीसरी चीज जो मैं जोर देता हूँ वो डेयरीज है। जब लॉकडाउन शुरू हुआ शुरू में और कर्फ्यू का, तो मैंने देखा लाखों लीटर दूध नालियों में, मैंने देखा कि फल फ्रूट गलने की वजह से फेंके गए, जाया किए गए, लेकिन हमारी इनकी इंडस्ट्री होती है आते हैं तो ये चीजें महफूज की जा सकती थी फेंकने के बजाय। तो ये सब चीजें हैं जो आपको एक नया सोचने का अंदाज दे रही है। डॉक्टर साहब, अभी मैं बात कर रहा था एग्रीकल्चर के लोगों से, मैं बात कर रहा था क्रॉप लाइफ के लोगों से। अभी टिड्डी दल का जो हमला हुआ है फसलों पे, उनमें फसलों की बड़ी तबाही हो रही है, हमारी एग्रीकल्चर इकॉनमी का बड़ा नुकसान हो रहा है। तो उस सिलसिले में जो आप बात कर रहे हैं बड़ी अच्छी आप बात करें, लेकिन जो ये आफात आ रही हैं कोविड-19 के साथ साथ, इसके ऊपर भी तो हुकूमत को तवज्जो नहीं दी ना इसको खत्म करने के लिए। देखिए, ये तो एक कुछ टिड्डी दल का हमला और ये सीजन वाला है, होता है, पहले भी होता है, फसलें तबाह होती हैं। ये तो हमारी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के वो फोरकास्ट अगर हुई भी थी। मैं ये कह रहा हूँ कि टिड्डी दल का हमला जो है ये सीजनल है और ये हर साल 2 साल के बाद होता है। इसमें हुकूमत को चाहिए था कि एडवांस में प्रीएम्प्टिव मेजर्स लेके स्प्रे के लिए हेलीकॉप्टर हायर करते, निजी कंपनियों से वादे करते उसको रोकने के लिए। वो एक चीज है और वो सही है, मुसीबत के वक्त एक बड़ी मुसीबत आ जाए तो वो
उसके इम्पैक्ट को डबल कर देती है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो एक नया फूड थॉट दे रहा हूँ आपको पॉलिसी मेकर्स को, क्योंकि बजट आने वाला है। जी बिल्कुल। आईटी सेक्टर को फोकस करें जी, आईटी सेक्टर में इंसेंटिव्स दें जी, आईटी सेक्टर में बहुत पोटेंशियल है आपका जी, आप बिलियन डॉलर से ज्यादा एक्सपोर्ट तक नहीं पहुंचे जी, दूसरे ममालिक में तो सैकड़ों मिलियन डॉलर जो है। बिल्कुल जी। तो हमें नए सोचने के अंदाज जी अपनाने होंगे जी, और वो अंदाज वो हो जो वर्केबल हो जी, वो अंदाज हो जो इंडिजिनियस हो, इनोवेटिव वो अंदाज हो, इनोवेटिव हो और वर्केबल हो जी। हाँ, खाली थ्योरेटिकल ना हो कि मैंने एक अच्छे से आपको आइडिया दे दिया जी, और उससे कहा कि जी रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर लेना जी ऑस्ट्रेलिया से जी। अब लॉजिस्टिक इश्यूज आपके सामने हैं, जहाज आ नहीं रहे, ऑस्ट्रेलिया से आना, वहाँ शिपमेंट होना, इतनी आसान चीजें नहीं है। लेकिन हमें प्रैक्टिकल बातें करनी चाहिए जो हमारी इस्तात में हो, जो हमारी रीच में हो जी। डॉक्टर साहब आप ये बताइएगा कि अभी बजट आने वाला है, हुकूमत को आपने क्या एडवाइजेस किए हैं कि कौन से मेजर लें? टैक्स का रेवेन्यू भी कम है, आगे रेवेन्यू भी चाहिए मुल्क को। नौशीन अमजद साहबा को जी, जो नई चेयरमैन है, बड़ी काबिल तजर्बेकार मैंने बिहार की जी, एक दिया है कि जी हमारी जीडीपी ग्रोथ माइनस की बात हो रही है जी, -1.5 ग्रोथ 1.5% अगर माइनस चली जाती है, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट है 2 करोड़ लोगों का जी, और 10 लाख यूनिट्स बंद हो जाने हैं, पॉवर्टी लाइन से मजीद लोग चले जाएंगे गुर्बत की। तो एक ही चीज है आपके पास, न 1.5 है, न 2 है, न 2.25 है। वो एक चीज क्या है कि आप ऐसी पॉलिसी दें जो ग्रोथ ओरिएंटेड हो जी, जो ग्रोथ को स्टिमुलेट करें, यानी बूस्ट करें जी। ग्रोथ को जब बूस्ट करेंगे तो इसका इम्पैक्ट 1.5% का कम हो जाएगा, शायद वो 0.5% रह जाए जी, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी जी। अभी अगर हम 2 करोड़ की बात करें उसको 5 लाख लोग शायद जी। लेकिन अगर आपकी पॉलिसी भी ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं हुई, -1.5% माइनस ग्रोथ की बात कर रहे हैं जी, तो आप बाहर से लोग अनएम्प्लॉयड होकर पाकिस्तान आ रहे हैं जो हजारों की तादाद में है। सिर्फ यूई में 60,000 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराई है दुबई कॉन्सुलेट से आने के लिए, उसमें 14,000 लोग आ गए हैं। तो मुझे तो बड़ी गंभीर सूरत हाल निकल आ रही है। इनके सबके पेट है जी, इनके सबके बच्चे हैं, बिल्कुल उनको कैसे फीड करेंगे आप जी। तो डॉक्टर साहब यही सारी सूरत हाल जो है, इसी पे आपसे डिस्कस मैं यही कर रहा हूँ कि इंडिजिनस की बात आपने बड़ी बेहतरीन की कि अगर हमारे पास इतनी फर्टाइल लैंड मौजूद है कि हम अपने 20 करोड़ आवाम के अलावा बाहर के भी 20 करोड़ आवाम को यहाँ से फसलें बना के दे सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो क्यों नहीं करते? इसके ऊपर जैसे भी टिड्डी दल का हमला हो, ये मसले मैं आपको बतलाती हूँ, ये तरजीहात पर है। आपकी तरजीहात जो है वो सही नहीं थी। आपने एग्रीकल्चर सेक्टर को जो फराहम करता है पाकिस्तान में जी, और बल्कि खलीज ममालिक हाथ जोड़ रहे हैं कि जी हमें भी फूड सिक्योरिटी के लिए आप लोग सप्लाई करें जी। वो ये कहते हैं हम छोटे डैम भी बनाने को तैयार हैं, जमीनें भी लीज करने को तैयार हैं, उनका वहां से शुरू करें। हाई प्रोटीन एनिमल फीड यानी जानवरों का चारा वो कहते हैं, अल्फा कहते हैं उसको, आप शुरू करें। लेकिन हमने उस पर कभी नहीं सोचा आप, क्योंकि आप वो चंद रेवेन्यू बच्चे उसमें ही एक है जी, डेयरीज दूसरा है, फिशरीज तीसरा है, लाइफ स्टॉक चौथा है, IT 5वां। ये 5 चीजें हैं जिसपे पॉलिसी इंसेंटिव्स ओरिएंटेड बनाए, लोगों को तरकीब दे, इसमें प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाए, सरमायाकारी हो, और आप न सिर्फ फूड सिक्योरिटी मुल्क को दे सकें बल्कि खित्ते को दे सकें जी। तो डॉक्टर साहब ये जो जैसे जापान की इकॉनमी है, उनकी डोमेस्टिक इकॉनमी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे लोकल कंजम्पशन लेवल बड़ा हाई है। इसी तरह अमेरिका को आप देखिए सर्कुलेशन इकॉनमी में भी चलते हैं, जबकि हमारे मुल्क में जो भी पॉलिसी आई, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू कर दिए, कंजम्पशन इकॉनमी में जाना शुरू कर दिया, हमने कहा सेविंग है वो करें, हमने काफ़ी चीज़ें ख़त्म कर दी और वो भी ख़त्म कर दी जो कि जिसमें हमें एक्सपोर्ट में मदद मिल रही थी। देखिए पहला तो ये है कि 5 साल में हमारी $1 एक्सपोर्ट बढ़ी नहीं है, तो एक तो ये आपको मैसेज है। 5 साल की बात कर जी जी, 5 साल में एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी, इसके माने
अब आपकी सनत मुकाबलाती नहीं रही है जी। अब आपके माल की बायर फर्स्ट चॉइस नहीं है उसका, सेकंड थर्ड चॉइस हो, ये एक बात जी। दूसरी चीज जो है वो आपने सनत को अपना बिजली और गैस की नरखों ने अनकम्पिटिटिव बना दिया, रेगुलेट नहीं किया इन चीजों को। खित्ते में सबसे महंगी बिजली इस्तेमाल करके इख्तियार बेग डेनिम जीन अमेरिका नहीं भेज सकता, कोलंबिया नहीं भेज सकता, क्योंकि 10 दूसरे मुल्क एक्सपोर्ट करने वाले। बिल्कुल। तो एक तरफ तो आप अपने पैदावारी लागत नीचे लाएं, दूसरी तरफ आप मुतबादल सोर्स जो है अपना कमाई का वो तलाश करें, और वो मैंने रिपीटेडली आपको बतलाया है। बिल्कुल, आईटी पे फोकस करें, इनको आप फोकस करें जी। इसे बड़ी इंतहाई अहम आपने बात की है, और ख़ासतौर पे इस वक्त की सिचुएशन में जब भी मैं आपका आर्टिकल देख रहा था तो उसमें पे ये भी लिखा है कि कल जो आपकी वज़ीर-ए-आज़म सिंध से मुलाकात हुई है उसमें भी ये बताया गया है कि शायद हमारे पास हॉस्पिटलों में बेड की कमी हो गई है, बेड खत्म हो गए हैं। तो जब मैंने सवाल वज़ीर आला से पूछा जी, मेरे साथ दूसरे बिजनेस लीडर भी थे, मैं अकेला नहीं था जी, कि क्या ये सही है जी कि आप वापस कर रहे हैं आगा खां और दूसरे अस्पताल वाले कराची के, बिल्कुल बिस्तर नहीं है जी और वेंटिलेटर नहीं है जी, तो उन्होंने खामोश हो गए जी, और फिर बोला हाँ यस सही है ये बिल्कुल जी। और यहाँ पे भी मेरी जान निकल गई सुन के। अब मुझे कुछ होता है तो मुझे तो ये बच्चों को बताना कि मुझे कहाँ लेके जाया जाए। वो लोगों के हाथ में पैसे होंगे और आपको हॉस्पिटल वाले कबूल नहीं करेंगे, वही तो ये मामला अब इतने वो नहीं रहे हैं सीधे आसान नॉर्मल, अब चीजें गंभीर हो रही हैं, लिहाजा सोचना भी हमें संजीदगी से होगा। इसमें जो बेस्ट से बेस्ट हम कर सकते हैं अल्लाह ताला के आगे इंकिसारी और आजिज़ी करते हुए, वो जो उस जिंदगी और मौत देने वाला है, लेकिन ये हालात हमने पहले कभी नहीं देखे जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इख्तियार बेग साहब हमसे बात करने का, बड़ी आपने डिटेल से मईशत की सूरत हाल बयान की। देखिए, अब जो बात इख्तियार बेग साहब कर रहे हैं बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि इस वक्त हमें अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम पे जाना है, अल्टरनेट वेन्यूज़ तलाश करने हैं, हमें इंडिजिनस जो चीज़ें हैं वो ढूंढनी है, इंडिजिनस प्रोडक्शन करनी है, हमारी लोकल ज़रूरियात हमारी इंडिजिनस प्रोडक्शन से कैसे पूरी हो सकती है उसको करना है, हमें लाइफ स्टॉक पर तवज्जो देनी है, फिशरीज़ पर तवज्जो देनी है, हमें एग्रीकल्चर की बेहतर कल्टिवेशन पर तवज्जो देनी है, और ख़ासतौर पर ये जो इस किस्म की आफात है, टेडी डिल हो गया और जो इस किस्म के हमले फसलों पर हो रहे हैं, उसके लिए हमें बहुत मौसर इक़दामात करनी है। और ये काम हुकूमत के सोचने का, इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी हुकूमत है, उसके बाद जो किसान हैं या जो लीडर्स हैं या जो लोग हैं वो बैठ के इसके ऊपर डिस्कस करें, क्योंकि ये सनती मईशत पाकिस्तान किसी सूरत में इसका नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर होगा कि अगर हमने अपनी ज़राअत को इस तरह तबाह किया। जी नाज़रीन, कोरोना वायरस जब पाकिस्तान में इसका वबा शुरू हुई तो शुरू में सिंध हुकूमत ने एक इनिशिएटिव लिया कि लॉकडाउन किया जाए। उसके बाद उसके ऊपर काफ़ी बहस हुई, सेंटर उस तरह राज़ी नहीं था, पंजाब ने भी कहा कि नहीं लॉकडाउन होना ज़रूरी है, तो उस वक्त लॉकडाउन किया गया। लेकिन ईद के मौके पर जब ये लॉकडाउन खुला और बहुत ज़्यादा बेहतियाती की गई, और अब ये सूरत हाल है कि 72,000 जो है कोरोना के पेशेंट पाकिस्तान में हो चुके हैं और 1500 से ज़्यादा अमवात हो गई हैं, और ये सिर्फ 10 दिन में हमारी 500 अमवात हुई हैं। इस सिलसिले में हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है और सियासतदान इस मामले में क्या सोच रहे हैं, उस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की MNA शाहिदा रहमानी साहब टेलीफोन लाइन पर उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइएगा कि ये कोरोना तो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है और इससे हमारी मईशत बड़ी तबाह हो रही है, लेकिन आप सियासतदान जो हैं वो सारी बातें सियासत की कर रहे हैं, तो इसके ऊपर सूरत हाल को किस तरह निपटा जाए, हुकूमत को क्या इक़दाम करने चाहिए? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मैच्योर और सबसे मैं समझती पुरानी पार्टी है जी, और जिसने इंतहाई संजीदगी का मुजाहरा किया, और आपने अभी खुद अपने
जो मैं जिक्र किया कि पीपल्स सिंध गवर्नमेंट ने किस तरह फौरी तौर पे इनिशिएटिव लिया और कंट्रोल किया और उसके मजबूत रिजल्ट आए, जिसको इंटरनेशनली आलमी सतह पे उनको सराहा गया। लेकिन आपने देखा कि फिर कुछ रिमर्स फैलाए गए और पीटीआई हुकूमत की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, वज़रा की तरफ से, और हत्ता के जो सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर और तमाम इनकी जो क़यादत है जो अपोजिशन की, वो सबके सब मुत्तहिद होकर ये लग गया कि लॉकडाउन हटाना चाहिए, इसमें सिंध गवर्नमेंट का कोई फायदा है। इस तरह के रिमर्स फैलाए गए जिससे हम सबका नुकसान हुआ। और आपने देखा कि जब वो लॉकडाउन के हवाले से कोर्ट में गए और कोर्ट ने जो डिसीजन लिया और उसका जो रिजल्ट है वो आज हम सबके सामने है। आज कोरोना तेजी से सरायत कर गया है, अमवात में तेजी से इजाफा हो गया, जिनके खदशात का जिक्र ना सिर्फ सिंध गवर्नमेंट बल्कि पूरे तिब्बी माहिरीन जो है इसका अपने खदशात का जिक्र कर रहे थे। तमाम सूबों के डॉक्टर्स जो हैं वो रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे और कह रहे थे कि खुदा के लिए ईद मनाना जरूरी नहीं, अगर जिंदा रहेंगे हम तो मजीद ईदें आइंदा मनाते रहेंगे। लेकिन बहुत अब फिर ये कहा गया कि निजी ईद की शॉपिंग जरूरी है, खरीदारी जरूरी है। तो वो इस तरह के रिमर्स फैला के कंफ्यूजन पैदा की, जिसको आज जो है हम सबको भुगतना पड़ रहा है बदकिस्मती से कि जब कौम को लीडर इस तरह के मिलते हैं तो फिर इस तरह के नताइज, भयानक नताइज का। लेकिन अफसोसनाक बात तो रहमानी साहबा इसमें ये है कि इसमें सियासत बहुत हो रही है। सिंध में आप देखें जो अपोजिशन है वो भी सियासत कर रही है, सेंटर में भी सियासत हो रही है, एक दूसरे को ब्लेम गेम हो रही है। तो ये तो कौमी अलमी है, ये तो हर सूबाई हुकूमतें अपनी अपनी सतह पर पूरी कोशिश करी इसको कंट्रोल करने के लिए। तो क्या इस मौके पर सियासत करना ज़रूरी है? देखिए, इसमें आप पीपल्स पार्टी को मुआयद इल्जाम नहीं ठहरा सकते, क्योंकि हमारी लीडरशिप ने पहले दिन से ये कहा कि हमारे तमाम इख्तलाफात एक तरफ, जब तक ये कोरोना जैसी वबा है जिसने पूरी दुनिया को मुतासिर किया, पूरी दुनिया की मईशत को हिला के रख दिया। जो बड़े बड़े चैंपियंस थे, अमेरिका, यूके जैसे मुल्क, इटली जैसे मुल्क जो है वो हिल के रह गए। तो हम उसकी संजीदगी का सोचते हुए, मद्देनजर रखते हुए, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में नेशनल असेंबली में खड़े होकर कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं, आप पूरे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। अब आप ये देखेंगे उस पर सियासत कौन कर रहा है, इनके नाअहल वज़रा और उनके और प्राइम मिनिस्टर जो है जिस तरीके से वो कहते हैं कि नहीं अभी तो कोई ऐसी बात नहीं। आज भी उनके जो ज़फ़र मिर्ज़ा साहब हैं वो डॉक्टर होते हुए विदाउट मास्क या खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं और कहते हैं कि जी अभी कोई ऐसी तशवीशनाक सूरत हाल नहीं है, हमारे पास वेंटिलेटर्स नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, सब सूरत हाल कंट्रोल में। ये क्या चाह रहे हैं? ये क्या, अगर हम उसके हक़ाइक़ की तरफ तवज्जो दिलाते हैं सिंध गवर्नमेंट के इसके बड़े खतरनाक होंगे तो कहते हैं कौम को डरा रहे हैं। आपको हकीकत को, कौम को आगाह करना होगा। कौम जब तक उसके खतरात को महसूस नहीं करेंगे, अपने तौर पर सब एहतियात नहीं करेंगे, वो अब तो कौम के अंदर एक तासुर यह हो गया है कि नहीं कि इमरान खान साहब ने कहा है कि इससे कोई नहीं मरता वरता, ये कुछ ऐसी वबा नहीं है, सब सही। ये तो हुकूमत जो है वो सिर्फ फंडिंग के लिए या इस तरीके से कर रही। तो ये सारी वो रिमर्स है जिसकी वजह से आज हम इंतहाई खतरनाक उस सिचुएशन में दाखिल हो चुके हैं, क्योंकि इसकी वजह से हमारी जो मईशत जो है वो बड़ी डिस्टर्ब हो रही है। आजकल आप देख रही हैं कि टिड्डी दल का बड़ा हमला है और फसलें बड़ी तबाह हो रही हैं। तो बजाय इसके कि इस वक्त ये जो एटमी धमाके किसने किए उस पर सियासत करें, शुगर में क्या हुआ उस पर सियासत करें, या और चीज़ों पे सियासत करें, नैब पे सियासत करें, आप नहीं समझते कि जो कौमी अलमिये हैं या कौमी आफात हैं या कौमी मसाइल हैं उस पर यकजहती से पूरी की पूरी काबीना को, पूरी की पूरी पार्लियामेंट को इत्मीनान में लेकर काम किया जाए? देखिए, जरूरत तो इस अमर की थी कि मौजूदा हुकूमत जब एक नेशनल नैरेटिव बिल्ड करती जिसको हमने कहा था, और कौमी यकजहती की शदीद जरूरत थी और इसी नैरेटिव पे हमें आ जाना चाहिए था। लेकिन जो हुकूमत के इस तरह के जो इश्यूज आते हैं, रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस शहजाद अकबर साहब और उनके वज़रा कर रहे होते हैं, इल्जामात की सियासत कंटेनर से उतरने की वो नाम नहीं लेते। ये तमाम वो वजूहात हैं जो जिसका भी आपने जिक्र किया। ये कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है ना। ये तो गवर्नमेंट का काम होता है कि तमाम पार्टीज को लेके चलती, मुत्तहिद होके चलती और बेहतरीन हिकमत अमली का मुजाहरा करती ताकि हम इस वबा से अब तक जो है हम निपट चुके होते। लेकिन आपने देखा कि गलत हिकमत अमली से आज जो है हम सब जो है पूरी कौम उनका खुमियाजा भुगत रही है। हॉस्पिटलों में बेड नहीं है और लोग जा रहे हैं वहाँ पे, वो कहते हैं हमें अंदर दाखिले की इजाज़त नहीं मिल रही और लोग पैसे लेके भी दाखिल होना चाहते हैं। तो इस सारी सूरत हाल को निपटने के लिए आप क्या समझती नहीं है कि इस वक्त कोई कौमी असम्बली का एमरजेंसी इजलास बुलाने की ज़रूरत है या सूबाई हुकूमतों को उतना एम्पावर्ड करने की ज़रूरत है कि वो अपनी अपनी सतह पर अपने फैसले करें? और जैसे भी हो
इस मर्ज के ऊपर काबू पाया जा सके? देखिए, हमारा तो मौक़िफ़ रोज़ा अव्वल से यही था कि हम इस वक्त जो है नेशनल नैरेटिव पर आएं और हम पूरी कौम मुत्तहिद हो जाएं, कौमी यकजहती का मुजाहरा करें और हमें इस वक्त जो है वेंटिलेटर्स और वो तमाम चीज़ों की जिसको हमें ज़रूरत होगी उन सब चीज़ों को हम फौरी तौर पर जो है उसके इक़दाम करें। लेकिन हुकूमत ने इन तमाम इक़दाम को तो नहीं किया और उन्होंने जिस तरीके से डिसइंफॉर्मेशन फैलाई, र्यूमर्स फैलाए, उनके वुज़रा के स्टेटमेंट आप निकाल कर देख लें तो उसमें उन्होंने जो किरदार अदा किया है वो आज देखें कि आज पूरे मुल्क में केपीके से लेकर आप इस्लामाबाद के हॉस्पिटल का हाल उठा के बिल्कुल इस्लामाबाद में मैं देखेंगे आज यहाँ पे भी यही हालात हैं। तो इस्लामाबाद का जब ये हाल है तो आप केपीके और पंजाब की सूरत हाल का अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में हम शुक्र अदा करते हैं कि सिंध गवर्नमेंट जो है इसमें संजीदगी का मुजाहरा किया और आज यहाँ बड़े बड़े क्वारंटीना सेंटर भी बनाए गए हैं, हॉस्पिटल में तमाम फैसिलिटीज भी मौजूद है और सबसे बड़ी आबादी की कराची की है और यहाँ पे वो तमाम फैसिलिटीज, लेकिन जो हुकूमत के गलत इक़दाम थे उसके बायस जो है पेशेंट में तेजी से इजाफा हुआ है और बदतरीन सूरत हाल का हमें सामना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिदा रहमानी साहब हमसे बात करने का। नाज़रीन, आपने शाहिदा रहमानी साहब की गुफ्तगू सुनी कि कोरोना वायरस से ऐसी हुकूमत ने शुरू में कोशिश की लॉकडाउन करने की, उसमें कुछ कामयाबी भी हुई, लेकिन बाद में जो डिसीजन आया कि कारोबार खोल दिए जाएँ। जब कारोबार खोल दिए गए तो पंजाब के भी जो मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कहा, जो ताजर बरादरी को भी कहा कि आपने हमारे साथ बड़ी ज़्यादती की है, हमने आपको कहा था मुकम्मल एहतियात करें, लेकिन शायद हमारा कल्चर ही कुछ ऐसा है, हमारे लोगों का मिजाज ही कुछ ऐसा है, जब इस तरह के मामलात होते हैं तो वो इस चीज़ की परवाह ही नहीं करते। हालांकि पूरे मुल्क के डॉक्टर्स ने ये बात की है, हमारे पूरे मुल्क के जितने भी जो दानिश्वर थे उन्होंने भी कहा, मीडिया ने भी इसके ऊपर बड़ी कैंपेन चलाई और मीडिया पे मैं समझता हूँ कि बहुत ही वास्ट लेवल पे कैंपेन हुई कि अपने आप को महफूज रखें, घर रहें अपने क्योंकि आप जब अपने आप को महफूज करेंगे तो आप खाली ख़ुद को महफूज नहीं कर रहे हैं, आप अपने पूरे ख़ानदान को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। क्योंकि जब आप ये बीमारी लेके घर जाएंगे तो आपके वालिदैन, आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपके बहन भाई, वो सारे के सारे, अभी हमें बात ऐसी खबरें भी मिलेंगी कि घर में 15-15 लोग जो हैं वो सारे इस मर्ज से अफेक्टेड हैं। ज़ाहिर है दुनिया में कहीं भी हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो इस किस्म की आफत या इस किसी कैलेमिटी को हैंडल कर सके। उस वक्त अपनी मदद आपके तहत ही हर बंदे को कोशिश करनी है, अपनी मदद आपके तहत ही अपने आप को बचाना है। तो सारी जिम्मेदारी हुकूमत में डालना भी मुनासिब नहीं है, लेकिन अपनी अहाता करना बड़ा ज़रूरी है। और ये बार बार मैसेज आ रहा है, हर जब आपको टेलीफोन कॉल किसी की सुनते हैं, आपको कॉल आती है, उसमें यही बताया जाता है कि कोरोना से बचना है, इससे एहतियात करनी है। और जब तक आप इससे एहतियात नहीं करेंगे, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जो कि जिससे कि आप कहें कि ये किसी दवाई खाने से ठीक हो जाएगी। बिल्कुल किसी दवाई से ठीक होने वाली ये मर्ज़ नहीं है, ये इंतहाई ख़तरनाक मर्ज़ है। इसको खुदारा इसको ईजी मत लें, बिल्कुल किसी हकीम की दवाई, किसी कोक की दवाई, कोई नुस्खा इस पर मत अपनाएं। बड़ी बड़ी दवाइयाँ जो दुनिया में इसके लिए बनी थी, जो कहा गया इस्तेमाल करें, वो भी मतरूक हो चुकी हैं। तो देखा जाए तो इसका एक ही हल है, वो है एहतियात, एहतियात, एहतियात। आज का प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान नईम जी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।